तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, वो भी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से, तो आपको हार्लेम रेनेसा के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ये एक एफ्रो अमेरिकन निग्रो मूवमेंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये लिटरेचर के अलावा और कौन से आर्ट्स के अंदर आया था। चलिए, बहुत ही कमाल की होने वाली ये वीडियो शुरू करते हैं। मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। अमेरिका में एक जगह है दोस्तों, हार्लेम। वहां पर 1919 और 1934 के बीच में ये हार्लेम रेनेसा आया था। वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग अमेरिका के साउथ के पार्ट से, सदर्न पार्ट से माइग्रेट कर करके नॉर्थ की तरफ आ रहे थे। आपको मालूम ही होगा कि इनमें से काफी सारे लोग मेनलैंड अफ्रीका से थे, जिनको किडनैप कर करके ब्रिटिशर्स लेकर आए थे अमेरिका में। उसके बाद ये वापस कभी अफ्रीका गए नहीं, यहीं पर बस गए। और हार्लेम एक ऐसी जगह थी जो इनका सेंटर बन गया। इन्होंने सोचा कि हमारा भी अपना अफ्रीकन प्लस अमेरिकन कल्चर है। म्यूजिक में, डांस में, आर्ट फिक्शन, लिटरेचर, थिएटर वगैरह सब में क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था। एक न्यू निग्रो मूवमेंट शुरू हुआ था। आमतौर पे ये ब्लैक लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, निग्रो। तो ब्लैक लोगों को अमेरिका के अलग अलग इलाकों से भागकर हार्लेम में आकर बसना पड़ा, मतलब नॉर्थ की तरफ आकर, क्योंकि क्राउड ज्यादा था तो यूनिटी थी ब्लैक लोगों की। यहाँ पर आपको पता है, अमेरिका में अब्राहम लिंकन के टाइम पर सिविल वॉर जब हुआ था, जब वो खत्म हुआ था, उस वक्त तक भी साउथ के एरिया में बहुत सारे नीग्रोस थे जो भाग भाग कर नॉर्थ में आ गए थे। इसी टाइम को हम न्यू नीग्रो मूवमेंट कहते हैं। और ये वो टाइम भी था दोस्तों जब बहुत सारे अफ्रीकन लोग पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे थे और वो मंच पे खड़े होकर अपनी स्पीच देते नजर आएंगे। लेकिन ये चीज इतना आसानी से नहीं होगी दोस्तों। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इनको डराया धमकाया, निग्रोस को, कि ये तो स्लेव्स हैं, इनको सिविल राइट्स कैसे दिए जा सकते हैं। तो इन लोगों को कोई रास्ता दिखा नहीं, ये लोग नॉर्थ की तरफ भागने लगे और साउथ की हालत खराब होने लगी। इस चीज को हम ग्रेट माइग्रेशन कहते हैं हिस्ट्री में। और उस वक्त सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुए थे हार्लेम में, नॉर्थ की एक जगह हार्लेम। और ऐसा भी नहीं था कि गंदा कचरा जमा हो गया हो हार्लेम में, बल्कि पढ़े लिखे एजुकेटेड अफ्रीकन्स के लिए, जिनको चाहिए था कि हमें अपनी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट मिले, तो ये जगह बहुत अच्छी थी। अब आप सोचो कि हार्लेम कितना बड़ा एरिया होगा जो इतने सारे लोगों को उसने जगह दे दी। दोस्तों, ये सिर्फ 9 स्क्वायर माइल्स का एक छोटा सा एरिया है। इतने छोटे से एरिया में ब्लैक लोगों की इतनी आबादी थी उसमें। अब अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से इस हार्लेम रेनेसा को पढ़ रहे हैं, तो हमें एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करना चाहिए, लैंगस्टन ह्यूग्स। इनकी पोएट्री बड़ी यूनिक थी क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी पोएट्री में लिखे कि एक ब्लैक आदमी अमेरिका में कैसे रहता है, साथ ही साथ वर्किंग क्लास ब्लैक लोगों की बात भी ये करते थे। इन्होंने फैसला किया कि रियलिटी बताऊं कि ब्लैक लोग अमेरिका में कैसा फील करते हैं, बजाय कि झूठ बोलने की, झूठ दिखाने की कि ये बहुत खुश है, इनकी लाइफ बहुत मजे में कट रही है, बल्कि मैं रियलिटी बताऊंगा। इसलिए इनके क्रिटिक्स भी बहुत बढ़ गए दोस्तों। खुद बहुत सारे ब्लैक इंटेलेक्चुअल लोग भी ऐसा सोचते थे कि ये आदमी अमेरिकन ब्लैक लोगों की छवि बिगाड़ रहा है। लेकिन इनको छुपाने का कोई शौक नहीं था। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम भी लिखी है दोस्तों, हार्लेम नाम की, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाम आपको नेट के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, वो है क्लाउडी मैकी। इनको हम क्लाउड मैके भी बोल सकते हैं। काउंटी कलन, जीन टूमर, एन स्पेंसर, हेलन जॉनसन, एंजेलिना वेल्ड और जेम्स वेल्डन जॉनसन, ये बड़े बड़े नाम थे उस टाइम के। ये सब लिटरेचर के बड़े नाम हैं। मैंने आपको लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बताया है। बाकी ये मूवमेंट बहुत सारे आर्ट्स में आया था, जैसे कि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस रेनेसा के स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे दोस्तों, जैसे बुकर टी वॉशिंगटन, जिनका नाम आपको पता होगा, मैंने एक पोएम भी पढ़ाई है इनकी डेथ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, साउथ में रेसिज्म का एक्सट्रीम हो जाना और पब्लिशिंग इजी हो जाना, इसकी वजह से ये रेनेसा आया। ये 4-5 रीजन थे, बहुत बड़े बड़े कारण थे। और एक कारण ये था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दोस्तों ब्लैक सोल्जर्स जो जीत गए थे, उस टाइम पे फ्रांस में उनको बहुत सारी अपनी अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड्स मिल रहे थे। लेकिन जब वो अमेरिका आकर देखते हैं तो ब्लैक लोगों की हालत कतई खराब थी। तो उन लोगों ने फैसला किया कि चेंज होना चाहिए। अब इस हार्लेम रेनेसा में सबसे इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट था म्यूजिक,
क्योंकि उस टाइम पर जैज म्यूजिक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। और ये जैज म्यूजिक सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्हाइट लोगों को बहुत ज्यादा इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। रीजन क्या था कि पहले जो जैज म्यूजिक बजाया जाता था वो ब्रास इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता था, जैसे पाइप्स बजाते थे ना, इस टाइप से। लेकिन बाद में इसमें पियानो को ऐड कर दिया, जिससे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। और लैंगस्टन ह्यूज ने भी जो पोएट्री लिखी थी उसके अंदर एक नई फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे कहा जाता था जैज पोएट्री। उस टाइम पर अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने एक नए टाइप की क्लोथिंग पहनना शुरू कर दी थी, जिसे जूट सूट्स कहा जाता था। सूट्स में लंबे लंबे कोट्स पहनते थे और इस टाइप की पैंट्स होती थी खुली हुई सी। और उस टाइम पर वुमेन ने लो स्लंग ड्रेसेस, सिल्क स्टॉकिंग्स और ओपन टोड स्लीपर्स पहनना शुरू कर दी। औरत हो या आदमी, सब हैट्स पहनना पसंद करते थे। और ऐसे आइटम जो लेपर्ड की स्किन से बने हुए होते थे, जैसे कि मफलर, हैट, ऐसी चीजें पहनना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी इस टाइम पर। ये चीजें इन लोगों का कनेक्शन बताती थी अफ्रीकन कल्चर से। कुल मिलाकर हार्लेम रेनेसां आने से पहले अफ्रीकन्स को पुअर फार्मर्स की तरह देखा जाता था। थैंक्स टू हार्लेम रेनेसां, जो इनको एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल इमेज बनाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हार्लेम रेनेसां के बारे में कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।